हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2016 में, वो सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। और ये है रुक्मणी पब्लिकेशन की रेलवे के लिए 3200 प्लस जो क्वेश्चंस इसमें रेलवे के एएलपी ग्रुप डी और एनटीपीसी में आए हुए हैं। तो अभी हम 395 नंबर तक के क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियोस में उनके सॉल्यूशंस दे चुके हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं 396 क्वेश्चन नंबर है, जिसमें कह रहा है यदि n अनुपात 38 समानुपात 3 अनुपात 57 है तो n ज्ञात करें। इसको हम n अनुपात 38 को लिखेंगे n/38 समानुपात की जगह बराबर, और 3 अनुपात 57 को 3/57 लिख लेंगे। 3 एकम 3 19 बार में चला जाएगा और 19 एकम 19 19 दूनी 38, तो ये आ जाएगा n/2 बराबर 1/1। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7500 रुपये पर 2 वर्ष 4 महीनों के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपए में ज्ञात करें। इस ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। तो दोस्तों मुझे निकालना है 2 वर्ष 4 महीने का। तो अगर मुझे जो रेट दिया है, दर दी है, वो दी है 12% वार्षिक। तो पहली साल के लिए मेरे पास रेट जाएगी 12% आ जाएगा, दूसरी साल के लिए भी 12% आएगा। लेकिन तीसरे साल मुझे पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, तीसरे साल के सिर्फ 4 महीने कैलकुलेट करना है। तो 4 महीने के लिए किस दर को मैं लूँगा, तो मुझे ये देखना है 12% वार्षिक है दोस्तों, 12 महीने होते हैं एक वर्ष के अंदर, तो एक मतलब प्रति महीने की अगर बात करूँगा तो 1% आ जाएगी। तो 4 महीनों के लिए 4% मेरी आ जाएगी। तो इस तरह से मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। अब दोस्तों मैं लगाऊंगा ट्री मेथड। क्या कहता है, 7500 रुपये मेरे पास मूलधन है, इस पे मैं अगर फर्स्ट ईयर पे लगाऊंगा तो पहले साल पे मेरे पास 12% के हिसाब से ब्याज आ जाएगा। 7500 का अगर 12% निकालूंगा तो 900 रुपये आएगा। अब जब मैं सेकंड ईयर पे जाऊंगा तो सेकंड ईयर पे तो पहले मुझे मूलधन पे 7500 पे ब्याज निकालना पड़ेगा 12% के हिसाब से, तो वो आएगा मेरे पास 900। और चक्रवृद्धि ब्याज की डेफिनेशन क्या कहती है, आप जब दूसरे साल में जाएंगे तो जो मूलधन है उस पर भी ब्याज मिलेगा, और उससे पहले जो पहली साल में आपको ब्याज मिला होगा उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो 12% 900 पे अगर मैं निकालता हूँ तो 12 नम्मा 108, 108 यहाँ से आ जाएगा। अब जब मैं थर्ड ईयर पे जाऊँगा तो थर्ड ईयर में सिर्फ मुझे 4 महीने लेने हैं, तो 4% मेरा इफेक्टिव रेट आएगा थर्ड ईयर के लिए। तो थर्ड ईयर पे पहले मैं मूलधन के लिए निकालूंगा, 7500 का 4% निकालूंगा तो 300 आएगा यहाँ से। अब उससे पहले जितने भी ब्याज हैं मेरे पास सब पे मैं 4% कैलकुलेट करूंगा। तो अगर इस पे कैलकुलेट करूंगा 900 पे तो 36 आएगा, इस 900 पे करूंगा तो 36 आएगा, और अगर इस 108 पे करूंगा तो 108 का 4% निकालूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, तो 4.32 मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा जो होगा ये 3 साल का 2 वर्ष 4 महीने का पूरा CI आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यही मुझसे पूछा है, तो इसको दोस्तों मैं ऐड कर लूँगा। 900 900 1800 हो जाएगा, 18 और 3 21 हो जाएगा, 21 और ये हो जाएगा दोस्तों 2208 हो जाएगा, और 72 36 दूनी 72 ये जुड़ जाएंगे तो लगभग आपका ये पहुंच जाएगा 2100 प्लस 72 प्लस 108, तो 10 8 2 2280 प्लस 4.32 ये है मेरे पास, तो 2284.32 अप्रोक्स जाके आंसर आएगा मेरा। कौन सा ऑप्शन है, तो इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, क्योंकि निकटतम रुपए में पूछा है तो 2284 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका 6 विषयों में 4 छात्रों के प्रतिशत अंकों को दर्शाती है। 4 छात्र हैं जिनके प्रतिशत अंक यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो तालिका पर विचार करें, उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। तो यहाँ पर जो छात्र हैं और यहाँ पर उनके अलग अलग विषय में प्राप्तांक दिखा दिए गए हैं आपको, प्रतिशत अंक जो भी हैं। 398वां क्वेश्चन है, भूगोल और इतिहास में छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होंगे। अगर हम इसको बेसिक से मतलब सबके औसत अंक निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम ऑप्शन पे चलेंगे तो हम देखेंगे कि अगर सबसे पहले भूगोल के निकालेंगे हम औसत अंक, तो भूगोल के 2 ऑप्शन में बिल्कुल एक जैसे हैं, फिर हमें इतिहास के भी निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम इतिहास के देखें औसत अंक,
तो 68, 68.75, 69 और 68.5 सभी के ऑप्शन अलग अलग हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर केवल इतिहास के ही औसत अंक निकाल लें। तो यहाँ पर हमें केवल इतिहास के ही औसत अंक निकालने से हमारा काम बन जाएगा। तो हम इतिहास के औसत अंक निकालेंगे। औसत अंक सबसे पहले सबको जोड़ लेंगे। तो 65 और 65 130, 130 और 70 हो जाते हैं 200, 200 प्लस 75 275। तो 275 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 छक आ जाएगा 24, बचेंगे 3 हो जाएगा 35 और 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 30 हो जाएगा और 4 सत्ते 28 और ये फिर 4 पंजे 20। तो ये 68.75 हम देखेंगे किस ऑप्शन में है। तो एक ही ऑप्शन है सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल उच्चतम अंक किसने प्राप्त किए, यानी इन 4 छात्रों में से सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए। तो हमें शमिता के सभी विषयों के अंक जोड़ेंगे, फिर स्मिता के जोड़ेंगे, शिल्पा के जोड़ेंगे, शीला के जोड़ेंगे, तब हम पता लगा सकते हैं किसके ज़्यादा हैं। तो ये सिंपल एडिशन करना है, वो आप कर लेंगे, इसलिए मैंने पहले से करके रखा है। तो हम देखते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा जो है शिल्पा ने 450 अंक प्राप्त किए हैं। तो शिल्पा हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है विज्ञान में प्राप्त औसत अंक गणित की तुलना में कितने अधिक हैं। तो ये रहे गणित और ये है विज्ञान। तो विज्ञान में हम देख रहे हैं कितने ज़्यादा हैं। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे 5 का अंतर है, 5, 80 से 85, तो ये भी विज्ञान में 5 ज़्यादा है। 82 से 88 जाएंगे तो 6 ज़्यादा हैं विज्ञान में, और 78 से 87 जाएंगे तो 2 + 7 9 ज़्यादा हैं। 5 5 10, 9 19 और 6 25। तो जो विज्ञान में है वो 25 अंक औसतन ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है हल करें, त्रिकोणमिति का है। तो साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा प्लस 1 + कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से जब हम इसको करेंगे तो जहाँ भी साइन थीटा या फिर कॉस थीटा में आपके टर्म दिया हो तो वहाँ पर हम 0 डिग्री थीटा की जगह या 90 डिग्री पुट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कहीं भी 1/0 नहीं बनना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूंगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये 1/0 की फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए हम 0 नहीं रखेंगे, 90 रखेंगे। जब हम 90 रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1/1 + कॉस 90 0 हो जाएगा। तो 1 + 0 1 प्लस 1 + कॉस 0 की 0, तो 1 + 0 यहाँ भी 1 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1/1 और ये आ जाएगा 2। अब हम देखेंगे किस ऑप्शन से 2 आएगा। तो सी ऑप्शन पे जाएंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो 2/1 यानी 2। तो ऑप्शन हमारा सी मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 402। 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। तो पूछ रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचने चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करो आप कि 160 रुपये ऊपर और क्वांटिटी नीचे। तो 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेच रहा है, तो वो कितने % पे बेच रहा है। अगर 20% की हानि होगी तो वो 80% पे बेच रहा है। इक्वल टू रख देंगे हम, फिर उसे चाहिए 120% का लाभ। तो पूछ रहा है 96 रुपये में, रुपये ऊपर क्वांटिटी नीचे, कितनी बेचनी चाहिए। एक्स मान लेते हैं, कितने में बेचेगा 120% में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 160 × 80% बटे 90 बराबर 96 × 120 बटे एक्स। तो यहाँ से 16 दहम 160, 16 छक्का 96 और 10 से ये 12 पे चला जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। और सॉरी, यहाँ पर हम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये जो है 160 बटे 90 बटे 80% और यहाँ पर 96 बटे एक्स अपॉन 120%। तो ये जो 80 हैं इनके गुणा में जाएंगे, 120 एक्स के गुणा में जाएंगे। तो यहाँ से आएगा 160 बटे 90 × 80% बराबर हो जाएगा 96 अपॉन एक्स गुणा 120%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। 16 एकम 16, 16 छक्का होता है 96
और ये हो जाएगा 9×72। तो यहाँ पर 1/72 बराबर 6/x। तो x की वैल्यू 6 दूनी 12, यहाँ पर आ जाएगा 1/2x और ये हो जाएगा 36। तो x बराबर आ जाएगा 36। अगला क्वेश्चन है 45 रुपये वर्ग मीटर की दर से 65 डेसीमीटर गुणा 30 डेसीमीटर वाले कमरे को ढकने की लागत ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि यूनिट एक होनी चाहिए। यहाँ पर जो रुपए दिया है वो वर्ग मीटर में है और यहाँ पर डायमेंशंस दी है वो डेसीमीटर में है। तो हमको किसी एक में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा 65 डेसीमीटर गुणा 30 डेसीमीटर। जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी 10 से भाग करना पड़ेगा, यहाँ भी 10 से भाग करना पड़ेगा। ये आ गया क्षेत्रफल और इसको 45 रुपये वर्ग मीटर की दर से हमें लागत निकालनी है। तो यहाँ पर हम 10 से 10 कैंसिल कर देंगे। 65 और 45 की गुणा कर लेंगे। 65 और 45 की गुणा, 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 छक 30, 5 चौक 20, 30 20 50, 2 52 के 2 हासिल 5, 4 छक 24 और 5 29 हो जाएगा। इसकी जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 निम 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 और एक हमारा अपॉन में 10 चल रहा था तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 877.50 रुपये। 404 क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। तो मान लीजिए उसने सीपी जो है 100 रुपये की है, 100 रुपये का सामान खरीदा और क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित किया तो एमपी मार्क्ड प्राइस उसका हो गया 120 रुपये। फिर कह रहा है यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो जो छूट मिलती है वो मिलती है हमें मार्क्ड प्राइस पे छूट मिलती है। तो मार्क्ड प्राइस पे 120 का 5% छूट देगा तो वो 95% पे बेचेगा। तो कितने परसेंट यहाँ पर अगर हम निकालेंगे 10 से 10 कैंसिल कर देंगे और ये 19 पंजे 95 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, ये 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 2 छक 12, 19 छक्का होते हैं 114 रुपये की बेच रहा है वो। उसने खरीदी कितने की थी 100 रुपये की। तो 100 रुपये पे 14 का लाभ, यानी 100 पे 14 का लाभ और ये 100%, 100 से 100 कैंसिल, 14% का उसको लास्ट में लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्राफ दिया है। ग्राफ गणित में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है और 10 में से ही अंक दिए गए हैं। क्वेश्चन है, छात्र 3 और 5 ने छात्र 4 और 1 से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो छात्र 3 और 5 के हम पहले अंक जोड़ लेते हैं। छात्र 3 के जोड़ते हैं तो यहाँ पर 10 अंक मिल रहे हैं। ये जो गैप है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये हर एक बीच में 2 का गैप है। अगर बीच में कहीं होगा तो यहाँ पर हम उसके बीच का टर्म लेंगे, ठीक है। तो 3 और 5 के हम जोड़ रहे हैं। छात्र 3 ने 10 अंक प्राप्त किए हैं और 5 ने कितने प्राप्त किए हैं। तो जो 5 का अगर आप देखते हैं ग्राफ तो 6 और 8 के बीच है, यानी 7। तो 10 + 7, 3 और 5 ने कितने लिए हैं 10 7 17 अंक। फिर आते हैं 4 और 1 पर। तो 4 के हैं हमारे 6 अंक और 1 के हैं 8, 8 और 6 होते हैं 14। तो दोनों का अंतर जो आ जाएगा वो 3, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। 406 क्वेश्चन है, जय और जोय की आयु का अनुपात है 5:2। तो ये जय है और ये है जोय, 5:2। उनकी आयु का योग है 63 वर्ष। तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अगर हम वर्तमान आयु जय और जोय के अनुपात में देखें तो 5 + 2 7 यूनिट है। 7 यूनिट की वैल्यू 63 है। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 7 नेम 63, 9 आ जाएगी। तो अगर वर्तमान आयु निकालें तो 9 पंजे 45 जय की आ जाएगी और 9 दूनी 18 जोय की आ जाएगी। अब वो पूछ रहा है 9 वर्ष कितना इसका अनुपात होगा। तो दोनों की आयु में 9 साल जुड़ जाएंगे और ये 45 और 9 हो जाएंगे ये 54 और ये हो जाएंगे 27। अब इनको हम सरल करेंगे तो यहाँ से हम 9 छक 54, 9 तियाँ 27, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अनुपात आएगा हमारा 2:1, जो भी ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। जब भी अंतर आपसे पूछे
2 साल के लिए और रेट दोनों साल जो हैं समान हैं, तो आप जो सूत्र है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, PR² / 100 का स्क्वायर। ये तभी लगेगा जब आपसे CI - SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे। तो ये फार्मूला आप लगा देंगे। P मूलधन है 5000, रेट का स्क्वायर यानी 8 × 8 अपॉन 100 का स्क्वायर 100 × 100। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 अट्ठे 32 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। तो औसत का आपको पता है कि जितने भी आंकड़े या तथ्य दिए गए हैं टर्म, उनका सबका ऐड प्लस नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम तो कैलकुलेशन में लगाना ही पड़ेगा, इसलिए जो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकते हैं उनको जल्दी करके, कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको आते हैं जिनमें टाइम लगता ही है, तो आप इसको ऐड करेंगे सिंपल, जो कि ऐड करके आ जाएगा 822। हमने पहले ही ऐड कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और ये आप देखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको 15 टोटल टर्म्स हैं, तो 15 से आपको भाग देना है। तो 15 से जब भाग देंगे तो 15 पंजे आ जाएगा 75, और 75 आ जाएगा आपका 7 बच जाएगा, फिर 72 हो जाएगा, 15 चौका 60, और फिर आपका बच जाएगा 12, और पॉइंट आ जाएगा तो 0, 15 अट्ठे 1 हो जाएगा 120, तो 54.8 आपका इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं। यदि 8 बढ़ई 4 दिनों तक काम करते हैं तो वे कितने खिड़कियां बनाएंगे। तो सबसे फेमस फार्मूला है इसके लिए MDH मसाला जो आप लगाते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे कितने बढ़ई हैं 6, कितने दिन तक काम करते हैं 6 × 16, और कितना काम करते हैं, तो हम काम है यहाँ पर 96 खिड़कियाँ बना रहे हैं बराबर, फिर 8 बढ़ई 4 दिनों में कितनी खिड़कियाँ बनाएंगे, हम मान लेते हैं x। तो 8 एकम 8, 8 दूनी हो जाएगा 16, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, और यहाँ पर 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, तो ये 1/32 बराबर 1/x, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 32 खिड़कियाँ बनाएंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2 बिंदुओं A तथा B के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5.5 घंटों में तय की गई है। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो कितना समय बचाया जा सकता था। तो दोस्तों यहाँ पर दूरी कांस्टेंट है, क्योंकि A और B के बीच की दूरी है, इसी के बीच में वो लोग मतलब तय कर रहे हैं। तो यहाँ दूरी अगर कांस्टेंट होती है, अगर D मेरे पास कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के रेसिप्रोकल होता है। अगर मेरे पास स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूंगा तो 1/S1 1/S2 मेरे पास टाइम का रेशियो आ जाएगा ये दोस्तों। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले स्पीड है मेरे पास 50 थी, बाद में 5 बढ़ा दी गई है, तो ये स्पीड बाद की 55 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालता हूँ तो 10:11 आ जाएगा, ये मेरी स्पीड का रेशियो है दोस्तों। तो टाइम का अगर मैं रेशियो यहाँ से निकालूँ तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 11:10। पहले उसको 11 यूनिट समय लगता था, अब उसको 10 यूनिट समय लगता है। तो यहाँ से अगर मैं डिफरेंस करता हूँ तो 1 यूनिट का आता है, लेकिन सवाल में वो क्या कह रहा है, वो 4.5 घंटों में पहले तय कर रहा था। तो पहले टाइम मेरा पता कितना है, 11 यूनिट है। तो 11 यूनिट की वैल्यू मुझको दी है 5.5 घंटा, और 5.5 घंटे का मतलब होता है दोस्तों 11/2 घंटा। तो यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 11/2/11। तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 घंटा मतलब 30 मिनट मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। और मुझे निकालना क्या है, टाइम उसने कितना बचाया, पहले 11 यूनिट लग रहा था, अब 10 यूनिट लग रहा है, क्या 1 यूनिट ही टाइम बचाया है। और इस तरह से 1 यूनिट मैंने निकाला 30 मिनट के बराबर है, तो इस तरह से वो 30 मिनट अपने बचा लेगा। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य है 60 सही 3/4 रुपये, तो प्रति मीटर मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों 4.5 मीटर का मतलब हो गया दोस्तों 9/2 मीटर कपड़े का मूल्य है मेरे पास
60 सही 3/4 का मतलब हो गया, इसको सॉल्व करूँगा तो 60 गुणा 4 240 और 3 243/4 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करूँगा तो 2 दूनी 4 जाएगा, 9 दूनी 18 जाएगा और 9 सत्ते 63 जाएगा। तो यहाँ से 1 मीटर कपड़े का मूल्य आ जाएगा दोस्तों 27/2, मतलब 13.5 रुपये। 13 सही 1/2 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है। यदि अन्य दो कोणों का अनुपात 9:16 है तो दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किसी भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, उसके तीनों अंत्य कोणों का योग होता है दोस्तों 180 डिग्री, जिसमें एक कोण आपको 55 दे दिया है। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 125 आएगा। जो दो कोण होंगे मेरे उनका योग होगा दोस्तों 125 और उनका अनुपात आपको दिया है 9:16। मतलब 9:16 अगर मैं ऐड करता हूं तो यहाँ से 25 यूनिट आया है, जो कि 125 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों मेरे पास में 5 आ जाएगी। तो इस तरह से पहला अगर एंगल निकालूंगा तो 9 पंजे 45 हो जाएगा एक, और 16 पंजे 80 हो जाएगा। तो इस तरह से 45 और 80 मेरे पास दो अन्य कोण आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कारखाने में जनवरी के महीने में 18,58,509 कैसेट का उत्पादन हुआ। ये दोस्तों जनवरी के महीने में हुआ है। और फरवरी के महीने में 7623 अधिक कैसेट और बिजली की कम आपूर्ति के कारण मार्च में फरवरी की अपेक्षा 25,838 कम कैसेट का उत्पादन हुआ। तो दोस्तों पहले मैं फरवरी में निकालूंगा, फरवरी में कितना हुआ है। तो फरवरी में इतना तो हुआ है और 7623 इसमें ज़्यादा हो गया है। तो अगर दोस्तों मैं फरवरी का निकालना चाहूँगा तो 58,509 प्लस 7623 और इस तरह से अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो दोस्तों मेरे पास आएगा 18,66,132। ये मेरे पास फरवरी का उत्पादन है। अब मार्च की बात वो कह रहा है कि फरवरी के अपेक्षा 25,838 कम कैसेट उत्पादन हुआ। तो जो मार्च में होगा वो मेरा फरवरी में कितना हुआ है 18,66,132। तो मार्च में होगा इससे 25,338 कम के लिए कह रहा है। ये मार्च का उत्पादन है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा ये 18,40,294 कैसेट मेरे पास मार्च में उत्पादित होंगी। तो इस तरह से जनवरी में मेरे पास ये आया है दोस्तों, फरवरी में ये आया और मार्च में ये आया है। अब इन सबका कुल उत्पादन पूछा है सभी महीनों में, तो सबको ऐड कर दूंगा। तो सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो 9 2 11 11 4 15 के 5 यूनिट डिजिट मेरा 5 आना चाहिए। 2 ऑप्शन है, एक हासिल आ जाएगा। एक डिजिट में और कैलकुलेट कर लूँगा दोस्तों, 0 और 3, 3 और 9 12, 12 और 1 13। तो लास्ट में मेरा 35 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा इस तरह से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 9/13 भागित 18/26 भागित 90/52। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको भाग को गुणा में चेंज कर लेंगे। तो 9/13 अगर इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 26 ऊपर पहुंच जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा। इसको इसी तरह से इसको भी गुणा में चेंज करेंगे तो 52/90 है। तो 13 दूनी 26, 9 दूनी 18, 2 से 2 गया। और अगर मैं 2 से काटूंगा तो 26 दूनी 52 होते हैं और 45 दूनी 90 होते हैं। तो इस तरह से 26/45 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें जो भी हमारी संख्या होगी वो क्या इन संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। तो हम देखेंगे, हम कहीं भी पकड़ लेंगे। 3 हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, तो 3 हमको 24 के अंदर मिल रहा है, 12 के अंदर भी मिल रहा है। तो इस तरह से हम देख लेंगे 3 से कौन सी संख्या विभाजित है। अगर वो 3 से 12 से तभी होगी जब वो 3 से विभाजित होगी, 24 से तभी होगी जब 3 से विभाजित होगी। तो इस तरह से 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग करने के बाद जो संख्या बने वो 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर मैं इसमें इस संख्या को करूँगा तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 1 आ रहा है। इसका 4 और 2 6 और 1 7 जो कि 3 से विभाजित नहीं होता है। 6 और 1 7 और 1 8 ये भी 3 से विभाजित नहीं होता है। 8 और 1 9 जो कि 3 से विभाजित होता है। तो यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। 415 तक आज सॉल्व किए, कल 416 के बाद स्टार्ट करते हैं। टेक केयर दोस्तों।